तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया होगा मुस्कान केस के हुए, लेकिन इस 1 महीने में हमने न जाने कितनी ऐसी घटनाएं देख ली जो मुस्कान केस की हूबहू कॉपी है। या फिर हम लोगों की एक आदत है कि जिस तरह की घटनाएं एक बार ज़्यादा वायरल होती है फिर उस जैसी घटनाओं को खोज खोज के आपके सामने लाते हैं, या फिर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जो कुछ भी समझें आप। लेकिन पहले मुस्कान केस, उसके बाद फिर औरैया में एक केस हुआ था, फिर एक केस और निकल के सामने आया जहाँ कॉफ़ी में जहर मिला के पिला दिया गया। उसके बाद एक केस और बिजनौर में निकल के सामने आया जहाँ वाइफ ने कुछ पैसों के लिए और एक नौकरी के लिए अपने पति को मरवा दिया। पहले उसकी कॉफ़ी में नशीला पदार्थ मिला, वो बेहोश हुआ, फिर उसका गला दबा दिया, फिर हाईकोर्ट हार्ट अटैक का नाटक किया। यानी आज के टाइम में पति पत्नी भले ही कस्में खाते हैं, वादे रखते हैं एक दूसरे के साथ जीने मरने की, लेकिन सबसे कमज़ोर रिश्ता भी नहीं का बचा है। लोग कहते थे कि भाई भाई को मार देता है, लेकिन पिछले कई महीनों से ऐसी घटनाएं बहुत कम आई हैं और पति पत्नी के बीच की ज़्यादा आई है। आज भी एक कहानी निकल के सामने आई जिस कहानी में जो कुछ हुआ इसको आप जानेंगे तो जानने के बाद सन्न रह जाएंगे कि एक मासूम से दिखने वाली महिला कितना प्लान बना सकती है। वो महिला जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो महिला जो घर के कामकाज से फुर्सत नहीं पाती, लेकिन अगर मौका पड़े तो कितना दिमाग लगाती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप पूरी कहानी सुन लीजिए। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है रायबरेली, काफ़ी मशहूर है। इसी रायबरेली में एक कोतवाली है, महाराजगंज कोतवाली, और इसी कोतवाली में एक गांव है, अत्रेहटा गांव। इसी गांव में एक मनीष सैनी नाम का शख्स रहा करता, लगभग 30 साल इसकी उम्र। अब 30 साल की उम्र हो गई और ठीक ठाक कमाने वाने भी लगा, तो परिवार वालों को लगा कि चलो इसकी शादी करवा दें। शादी करवा दी गई, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद 3 बच्चे हो गए। अब मनीष अपनी पत्नी के साथ ठीक ठाक तरीके से रहा करता था। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया, न किसी से कोई लड़ाई, न किसी से कोई झगड़ा, न कोई कलेश, न कोई बात, न कोई विवाद। शादी के काफ़ी साल गुजर गए, 3 बच्चे हो गए। इसी दौरान अब चूँकि साल 2025 में अब गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बच्चों की भी, तो मनीष की पत्नी ने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। अपने पति से ये बात बोली और उसने कहा कि चूँकि बच्चों की गर्मी की छुट्टी है, इसी में जाना होगा तो चली जाऊँगी, नहीं तो फिर स्कूल जब खुल जाएगा तो फिर कहाँ मौका मिलेगा। मनीष ने कहा भाई ठीक है जाओ। इसके बाद वो चली गई मायके। मायका थोड़ा सा दूर था, बहुत दूर भी नहीं था, बहुत पास भी नहीं था। शिवगढ़ एक थाना लगता है, वहीं पे गांव में इसका मायका। अब पत्नी चली गई, मनीष अपने कामों में व्यस्त। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, मनीष के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन उसकी पत्नी का था, उसने फ़ोन उठाया। उसने कहा कि चले आओ ससुराल घूम जाओ। अब मनीष ने पूछा क्यों, क्या हुआ। इसने कहा बस चले आओ, और गांव में भंडारा वंडारा भी है और सब तुमको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और कहते हैं कि कभी ससुराल नहीं आते, तो चले आओ। अब पहली बार पत्नी ने ऐसा बोला था कि ससुराल चले आओ, सब कहते हैं कि तुम आते नहीं हो। तो ऐसे हाल में उसको लगा कि चलो चलते हैं। मनीष तैयार हुआ, कपड़े वपड़े बढ़िया पहने, उसके बाद ससुराल की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में ससुराल पहुंचा, वहाँ पर बढ़िया आवभगत हुई उसकी। साला एक तरफ, ससुर एक तरफ, तमाम लोग एकदम तैयार। वही दामाद आया था। इसी दौरान अब चूंकि गांव में भंडारा भी था, तो साले ने कहा कि चलिए भंडारे की तरफ चलते हैं। उसके बाद वो भंडारे की तरफ गया। अच्छा, गांव में अक्सर ये होता है कि अगर किसी के घर का कोई दामाद आया हो तो पूरे गांव के लोग बड़ी इज्जत करते हैं। तो तमाम लोग जो भंडारे को करा रहे थे वो बड़े धूमधाम के साथ इसका स्वागत करते हैं, कहते हैं कि खाना खा के ही जाना है। कोई चाय के लिए पूछता, कोई पानी के लिए पूछता। तो मनीष भी बड़ा खुश था। शाम हो गई। शाम होने के बाद मनीष ने अपने साले से कहा कि काम करो, घर चलो, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लूँ, हाथ पांव धुल के फिर लोअर वगैरह में आता हूँ। ऐसे जीन्स पहन के बैठना खाना ज़मीन पे उचित नहीं लगता, कंफर्टेबल भी नहीं है। साले ने ये बात सुनी, उसके बाद वो चला आया। इसके बाद ये फ्रेश होते हैं,
अब चूंकि गांव का भंडारा था तो साले ने अपने जीजा से यानी मनीष से कहा कि जीजा आपने रास्ता देखा है, आप आ जाइएगा, मैं चला जाता हूँ, चूंकि गांव का मामला है, लोग कहेंगे कि भाई उसने देखो टाइम नहीं दिया। अब चूंकि जीजा भी गांव में रहा है तो उसको भी पता है कि गांव में क्या क्या बातें होती हैं, कहाँ कहाँ आपको टाइम देना होता है। तो मनीष ने भी कहा कि भाई ठीक है आप चलो, मैं आ जाऊँगा। चंद कदम पे भंडारा था, गाँव का ही मामला। इसके बाद मनीष फ्रेश होता है, हाथ पांव धुलता है, कपड़े चेंज करता है, अपने सास ससुर से बातचीत करता है, पत्नी से बातचीत करता है और फिर कहता है कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद ये भंडारा खाने के लिए निकला। भंडारे वाले भंडारे खाने चले गए। इधर घर परिवार पे जो कुछ बना था वो घर परिवार वाले खा पी रहे। रात के लगभग 9 बज गए। 9 बज गए, उसके थोड़ी देर बाद जो मनीष का साला था वो वापस आ गया। अब मनीष का साला जब वापस आया तो फिर मनीष की पत्नी ने पूछा, अरे तुम आ गए, जीजा जी को कहाँ छोड़ दिया? अब ये बात जब साला सुनता है तो वो कहता है जीजा जी तो आए नहीं, मैं तो उनको बुलाने आया हूँ जब मैंने देखा कि वो नहीं आए। ये बात जब मनीष की पत्नी सुनती है और साथ ही तमाम परिवार वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद सन्न रह जाते हैं कि भाई वो आदमी घर पे बता के निकला। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि उसका गांव है कि किसी और के घर चला गया, तो कहाँ गया वो? अब पूरा परिवार फ़ोन करता है तो फ़ोन लगता नहीं, खोजने निकलते हैं कि कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए या फिर कोई और बात। घंटों तक खोजा गया लेकिन मनीष सैनी का कुछ अता पता नहीं चला। पूरा परिवार परेशान। इधर भंडारे वालों में भी ये बात फैल गई कि जो अभी दामाद जी आए थे वो गायब हो गए। पूरा गांव भी परेशान, वो भी खोजने लगा कि भाई मनीष कहाँ गए कहाँ गए। बहरहाल आसपास के तमाम इलाकों में मनीष को खोजा गया, फ़ोन किया गया कि किसी के घर चले गए या फिर क्या हो गया, नाराज़ तो नहीं हो गए। डरते डरते मनीष के घर पे भी फ़ोन किया गया कि यहाँ आए थे, फिर कहीं वापस आपके घर तो नहीं चले गए, किसी बात का बुरा तो उनको नहीं लग गया। वहाँ से भी कोई जवाब नहीं। अब जैसे जैसे खोजा जा रहा है वैसे वैसे परिवार वाले परेशान हो रहे हैं, कहाँ गए, पत्नी का रो रो के बुरा हाल, बच्चे अलग परेशान। देखते देखते पूरी रात गुजर गई। अगले दिन सुबह कुछ लोग खेत की तरफ जाते हैं। हल्की हल्की सूरज की किरण। इसी दौरान एक आदमी की नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है। अब जब उसकी नज़र पड़ी तो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने कहा चलो यार पास से देखें ये क्या है, काफ़ी मक्खी वगैरह लग रही है। पास से जब जाके देखा तो देखने के बाद तो उसकी चीख निकल गई। दूसरे शख्स ने वो चीख सुनी, वो भी आता है, वो भी शन्न रह जाता है। एक आदमी की लाश पड़ी थी। फौरन वो घबराता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है। इसी बीच पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आती है। आने के बाद बॉडी देखती है तो पूरा शरीर खून से लथपथ, नब्ज टटोली तो जान बची नहीं थी। लेकिन अब बड़ा सवाल कि है कौन? तो फिर आसपास के इलाकों में इत्तला किया गया कि कौन ऐसा है जो गायब है। जब पता किया तो पता चला कि मनीष, जो कि इस गांव का दामाद है। फौरन मनीष के ससुराल वालों को इत्तला किया गया। ससुराल वाले आते हैं। जैसे ही आते हैं और आने के बाद देखते हैं तो फौरन पहचान जाते हैं, फिर फूट फूट के रोने लगते हैं। कहते हैं कि अरे साहब ये क्या हो गया? कोई भी हो इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर ले कि आदमी अपने ससुराल आए और आने के बाद भंडारा खाने के लिए निकला और रास्ते में उसकी लाश मिले। वही भंडारे का रास्ता कहीं और, लाश मिली कहीं और। फौरन पुलिस वाले बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जब पोस्टमार्टम हुआ तो एक चीज़ और क्लियर हो गई, इस आदमी को गोली मारी गई है। अब जैसे ही ये बात पता चली कि गोली मारी गई है, चाहे पुलिस वाले हो चाहे परिवार वाले, तमाम लोग हैरान कि भाई गोली कैसे कोई मार देगा, क्या वजह थी। बहरहाल जांच पड़ताल हो रही, तफ्तीश हो रही, लेकिन अब शुरू कहाँ से करें जांच पड़ताल? परिवार वालों से पूछा कि आपको कोई जानकारी, क्या किसी से कोई दुश्मनी? इधर मनीष के ससुराल वालों ने कहा कि साहब हमारे जो दामाद जी हैं इक्के दुक्के बार तो आए हैं, तो यहाँ इनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? आदमी अपने ससुराल वैसे भी जाने से बचता है, सोचता है कि कम जाना पड़े, इज्जत बची रहेगी। अब ये बात जब पुलिस वालों ने सुनी, उनको भी लगा कि यार बात तो ठीक है।
उन्होंने परिवार वालों से पूछना शुरू किया, मनीष के माँ बाप से, कि आपको किसी पे कोई डाउट? मनीष के माँ बाप ने कहा कि नहीं साहब, हम लोग इतने अमीर या फिर इतने बड़े रईसजादे तो है नहीं कि भाई दुश्मनी होगी कोई गोली मार देगा। पुलिस वालों ने कहा यह भी बात ठीक है। बहरहाल जांच पड़ताल चल रही, तफ्तीश आगे बढ़ रही, ना ही कहीं से कोई जानकारी, ना ही कहीं से कोई सबूत, ना कहीं से कोई सुराग। दोस्ती दुश्मनी सारे एंगल खंगाल लिए, कुछ भी नहीं मिला। और जब कहीं कुछ नहीं मिला तो फिर दिमाग में है कि चलो टेक्नोलॉजी का सहारा लें। कॉल डिटेल और उस जगह पे कितने मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे ये पता करना शुरू किया। जब ये पता करना शुरू किया तो एक खास जानकारी हाथ लगी और एक क्लू मिला। दरअसल जहाँ पे ये लाश मिली थी वहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पे 3 फ़ोन एक्टिव थे। एक तो मरने वाले मनीष सैनी का, दूसरा जो फ़ोन था वो मनीष सैनी की पत्नी का था, और तीसरा एक अनजान फ़ोन। यही 3 फ़ोन थे जो एक्टिव थे। अब एक अनजान शख्स का फ़ोन मिलना तो समझ में आता है क्योंकि किसी ने गोली मारी, लेकिन पत्नी का फ़ोन क्यों? अब यहीं से पुलिस वालों का माथा ठमका। उनके दिमाग में एक ही सवाल बार बार कि पत्नी का फ़ोन क्यों? पत्नी तो घर पे थी। अब इस सच जानने का एक ही तरीका था कि भाई पत्नी को उठाया जाए। अब पुलिस की टीम आती और आने के बाद मनीष की पत्नी को उठा लेती है। उठाने के बाद थाने लाती है। शुरुआत में मनीष की पत्नी इधर उधर कहानियाँ बताती रही कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन भाई टेक्निकल सर्विलांस तो झूठ बोलेगा नहीं। उसके बाद तबीयत से पूछताछ, और जब तबीयत से पूछताछ हुई तो फिर तोते की तरह ये मनीष की पत्नी बोलती है और एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी कहते हैं कि चलो हमारे यहाँ भी ऐसा क्राइम हो गया। दरअसल ये कहानी 2 साल पुरानी है। मनीष की जो पत्नी थी उसके गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था सुनील। सुनील और वो मनीष की पत्नी दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, एक दूसरे को प्यार भी करने लगे। इसी दौरान मनीष की शादी इस महिला से हो गई, लेकिन शादी होने के बाद भी मनीष से चोरी छुपे आए दिन वो बात करने लगी। कभी व्हाट्सएप पे, कभी नॉर्मल फ़ोन पे, कभी कहीं और, कभी कहीं और। अब शुरुआत में तो ये चीज़ें छुपी रही, आदमी कम ध्यान देता है, लेकिन जब रोज़ ऐसा लगे कि भाई मेरे आते ही फ़ोन उसने उठा के रख दिया या फिर अचानक से कहीं बात कर रही लेकिन मुझे देखती ही चुप हो गई, तो मनीष को डाउट हुआ। उसने पूछा, इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन दिमाग में जब डाउट ज़्यादा हो गया तो फिर इसने थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी शुरू की। फ़ोन वगैरह चेक किया। जब फ़ोन चेक किया तो एक लड़के का नंबर और आपत्तिजनक चैट। अब इसने जब बात करते पकड़ा तो फिर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। इसने पत्नी को डांटा फटकारा, रोक दिया कि आज के बाद ये सब नहीं होना चाहिए। ये रोने होने लगी कि ठीक है आज से नहीं होगा, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आए दिन अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। अक्सर ये पकड़ी जाती, अक्सर पति डांटता फटकारता, अक्सर कहता कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मानती नहीं। फिर वही चीज़ें, फिर वही रोक टोक। अंत में बस यही रिश्ता बचा था कि दोनों के बीच 3 बच्चे थे। समाज वाले जानते तो बड़ी बदनामी होती, सोसाइटी वाले सुनते, परिवार वाले सुनते तो न जाने क्या क्या बातें बोलते। ये जो इस वजह से ये जो लड़ाई झगड़ा था, ये जो तकरार थी, इन दोनों के बीच ही सिमट के रह गई। लेकिन एक दिक्कत थी कि भाई मनीष बार बार रोक रहा था। इस वजह से साल 2025 की शुरुआत में मनीष की पत्नी और सुनील ने फैसला किया कि एक काम करो, इसको हटा दो। ये रहेगा तो पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब करेगा और जितनी बार पकड़ेगा उससे ज़्यादा बार वो शक्ति बरतेगा और बातचीत में दिक्कत होगी। इसके बाद प्लान बना। प्लान के तहत सबसे पहले सुनील जाता है बिहार। बिहार से इसने 25,000 रुपये का एक असलहा खरीदा। असलहा खरीद के अपने घर पे आता है। आने के बाद फिर अपनी गर्लफ्रेंड यानी मनीष की पत्नी से कहता है कि भाई हथियार तो आ गया, अब उसको लेके आओ। तो फिर ये पूरा प्लान बनाती है कि गर्मी की जब छुट्टी होगी तो उस टाइम में गांव जाऊंगी अपने मायके, और नवरात्रि का सीज़न है तो मंदिर पे भंडारा होगा ज़रूर, तो इसी बहाने से मैं उसको बुला लूँगी, फिर काम हो जाएगा। महीने बीत गए, गर्मी की छुट्टी हो गई, नवरात्रि आ गई। इसके बाद पूरे प्लान के तहत ये मायके आती है।
मायके में आने के बाद भंडारे वाले दिन ये पूरे नाटक के साथ अपने पति को बुलाती है। पति आ जाता है, लेकिन अब बड़ा सवाल था कि क्राइम सीन पे कैसे लेके जाएं। शाला साथ था या फिर घर के बाकी लोग साथ थे। तब इसने एक खेल रचा। पति जब भंडारा खाने के लिए निकल रहा था, उस पर नज़र रख रही थी। जानबूझ के इसने एक बोतल उठाया, उसमें पानी भरा, कान पे फ़ोन लगाया और ऐसा दिखाते हुए कि मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ लेकिन तुम मुझे देख रहे हो, ये फ़ोन पे बोलती रही कि अच्छा सुनो, मैं खेत जाने के बहाने आ रही हूँ, वहीं हम तुम मिल लेंगे। अब जब मनीष ये बात सुनता है तो इसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि चलो आज रंगे हाथ पकड़ लेता हूँ कि इसका बॉयफ्रेंड कौन है। इसको नहीं पता था कि ये जानबूझ के सुना रही। मनीष जब ये बात सुनता है पीछा करने लगता है, जानबूझ के ये आगे आगे चलती। मनीष छुपते छुपाते पीछा कर रहा, उसको पता ही नहीं था कि वो मरने जा रहा। इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है और मनीष को लग रहा था कि उसने रंगे हाथ पकड़ लिया। मनीष भी वहाँ पे आता है, बड़े जोश के साथ बोलता है कि तुम पकड़े गए, तुम कौन हो, ये वो। लेकिन प्लान और स्क्रिप्ट में तो कुछ और ही था। जैसे ही ये बोलती है कि मनीष अब तुम्हारा खेल खत्म, इसके बाद सुनील तमंचा निकालता है, मनीष की कनपट्टी पे फायर कर देता है। न चीख न पुकार, एक धमाके की आवाज़ और मनीष का खेल वहीं खत्म। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। महिला अपने घर आ जाती है, सुनील अपने घर चला जाता है। रात भर नाटक होता है खोजने का, सुबह फिर लाश मिल जाती है। इनको पता था कि अगर हम ऐसे क्राइम करेंगे तो ना कोई सबूत होगा, ना कोई सुराग होगा, ना कोई गवाह होगा, ना किसी पे शक जाएगा, ना हमने फ़ोन करके किसी को बुलाया ना कुछ, तो फिर हम फंसेंगे नहीं। लेकिन इनको क्या पता था कि अगर पुलिस सच में अपने पे आ जाए और सच में जांच पड़ताल करनी चाहे तो फिर कोई भी केस हो अनसुलझा नहीं रह सकता। सेम माफ़ कीजिएगा, सेम यहाँ भी ऐसा हुआ। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ जांच पड़ताल करते हुए अंत में ये पूरा मामला पानी की तरह साफ होता है। तो क्या कहें कि पिछले 1 महीने में इतने केस ऐसे आ गए। अरे भाई, आपको पति के साथ नहीं रहना, आप उसको छोड़ के चली जाओ, भाग जाओ, तलाक दे दो, कुछ भी कर लो, मायके में जाके बैठ जाओ, लेकिन मारना भी है पति को। उस बेचारी की क्या गलती? आप उसको धोखा भी देती हो, फिर मार भी देती हो। मत मारो, ज़िंदगी छोड़ दो उसकी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुननी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।